तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं आज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने ये लास्ट वीडियो में देख लिया था कि न्यूटन सेकंड लॉ इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कि बॉडी, अगर मैं बोलूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ मास इनटू v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, इसको, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू v माइनस यू बाई टी। और अब मैं अगर इसको अंदर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा एम वी माइनस एम यू बाय टी, है ना। तो एम वी क्या है? हमारा फाइनल मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, ये हमको पता है। एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये फाइनल एम वी होना चाहिए और एम यू होना चाहिए। वहाँ पर कुछ अलग कंडीशंस लिए हैं। सो हम क्या बोल रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक, मतलब हमें मिलता है ये मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज नथिंग बट फोर्स। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डाली तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो या इस फॉर्म में लिखो, हमें कंसेप्ट तो सेम ही समझ में आने वाला है। So in this way we can conclude that force is nothing but mass into acceleration, मतलब force is directly proportional to mass and acceleration. So this is the mathematical form of Newton's second law. ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, इसीलिए हमने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया। फोर्स नाम पे, फोर्स चैप्टर पे हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, प्लीज़ उसको जाके रेफर कीजिए आप। ठीक है, सो मूविंग ऑन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम बोलते हैं कि यार फोर्स अगर जीरो है तो क्या होगा, और सेकंड लॉ में हम बोलते हैं कि अगर फोर्स लगा, मतलब फोर्स अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा। ठीक है, फोर्स अगर जीरो है तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रुक जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट को फोर्स नहीं मिलता है, मतलब फोर्स जीरो है, वो रेस्ट का रेस्ट पे ही रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन करता है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई करते हैं हम, मतलब फोर्स नॉन जीरो है, तो क्या होगा देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि फोर्स इज वन सेट टू बी 1 न्यूटन। फोर्स अगर 1 न्यूटन है, इसका मतलब क्या है, 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिला। मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी कैन से व्हेन 1 kg मास is moving with 1 meter per second square acceleration, है ना। So we can say 1 Newton is the force. 1 Newton is the force. समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये बात होती है। देन CGS यूनिट में अगर हम बोले कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास अगर 1 ग्राम है और एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम बोलते हैं कि द फोर्स इज 1 डाइन। ठीक है, तो
जब भी ऐसा कुछ सीन आपको दिखता है, ऐसा कुछ कंडीशन आपको दिखता है, तो 1 डाइन का डेफिनेशन आपको पता चाहिए, 1 न्यूटन का भी डेफिनेशन पता चाहिए। फिर हमने इसको पूरी तरह अच्छे से किया हुआ है ऑलरेडी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में, कि अगर हमें रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन मतलब एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट के बीच में हमने निकालना है, तो हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन में सारा कुछ किया हुआ है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इससे हमें पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, तो आप इसको प्रॉपरली थोड़ा आइडेंटिफाई करके आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व करो कि चेंज इन मोमेंटम क्या है ना। इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं इजीली, 8 आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ट्राई करो एक बार। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें कमेंट्स में लिखो या फिर मुझको बताया ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस इक्वेशंस ऑफ मोशन के हमने बहुत सारे किए हुए हैं, तो आप प्लीज़ इसको घर पे ट्राई करो। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब क्या होता है कि अगर कोई मास है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u। अगर ये सपोज किसी इनिशियल वेलोसिटी से वो स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ कोई मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, दिस इज मास, और फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई है v। मतलब सपोज पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, फिर धक्का देने के बाद 20 मीटर पर सेकंड हुई, तो ये जो वेलोसिटी उसकी चेंज हुई है, सपोज इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? अगर मैं बोलूँ इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, 20 हो गई है, पहले 10 थी, तो क्यों चेंज हुई है? क्योंकि फोर्स लगा होगा, धक्का अगर नहीं दिया होता तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हुई होती, सही बात है। तो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमको ये मिलता है mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t, तो हम इसको बोलते हैं फाइनल मोमेंटम mv को, है ना, mu को हम बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है, तो इससे हमको क्या मिलता है? चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें मिलता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो हमें मिलता है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी से भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको डी पी से भी लिखते हैं, है ना। डेल्टा कर दो इसको, ये एक्चुअली मिसप्रिंट होगा, डेल्टा, ये सिंबल है डेल्टा का, है ना। दिस सिंबल इज ग्रीक सिंबल, दैट इज डेल्टा। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज। चेंज, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? मोमेंटम, पहले कैसा था और अभी कैसा है। आप भी देखते हो ना, बचपन में आप इतने से थे, फिर आप इतने बड़े हो गए, आप तो क्या हो गया? आपकी लाइफ में चेंज आ गया, आपकी बॉडी में चेंज आ गया है। ठीक है, तो दिस चेंज का मतलब क्या है? फाइनल आप कैसे हो और पहले आप कैसे थे। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है, दैट इज डेल्टा। ऐसा ट्रायंगल बनाना है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ट्रायंगल जैसा ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि डेल्टा पी मिला है हमें, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सीधा, यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल, है ना। तो लोअर हिज हैंड मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे बॉल मतलब हाथ में कैच आने की कोशिश करती है, तो हम उस हाथ को पीछे खींच लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा विकेट कीपर होता है अपने धोनी भाई साहब, धोनी
जब भी एकदम स्पीड से एकदम फास्ट बॉलर हो या कुछ भी हो, है ना, एक विकेट कीपर अपने हाथ में ग्लोव्स पहनता है पहली बात तो, ताकि उसका जो चेंज इन मोमेंटम है, सडनली क्या होगा जब आप कैच करने जाओगे तो जो इतना फास्ट आने वाला बॉल है उसकी स्पीड एकदम कम हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ से वो टकरा गया, तो हाथ को इंजरी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस बॉल को जैसे ही आपके हाथ को बॉल टच होता है, अपना हाथ अपना पीछे ले लेते हैं। अपना हाथ पीछे लेने से क्या होता है कि आपको ज़्यादा वक्त मिल जाता है जो स्पीड चेंज करने के लिए। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है ना, मतलब यहाँ पे बहुत हाई स्पीड थी बॉल की, और जैसे आपको हाथ को टच हो गया, आपने हाथ को पीछे लिया। हाथ को पीछे लेने से क्या होगा, बॉल धीरे धीरे स्लो हो रहा है, मतलब टाइम आपने बढ़ा दिया स्लो करने का। ठीक है, समझ में आई क्या बात आपको? तो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि जितना तुम टाइम बढ़ाओगे उतना फोर्स कम लगेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब झटका कम लगेगा आपको। ठीक है, तो इसके बारे में हम इम्पल्स में बात करेंगे डिटेल में। अभी आप इसको देखो, तो आपको यहाँ पर सेकंड एग्जांपल दिया गया है कि कराटे प्लेयर ब्रेक्स द पाइल ऑफ टाइल और ब्रिक्स विथ अ सिंगल ब्लो। तो वहां पर इतना फास्ट उन्होंने हाथ से मारा कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, मतलब अगर यहाँ पर पाइल, पाइल मतलब ऐसा स्टॉक, स्टैक बोलते हैं ना हम लोग, स्टैक, स्टैक ऑफ ब्रिक्स और टाइल्स रखा गया है, तो यहाँ पर एकदम हाथ से इम्पैक्ट करता है, ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट फोर्स कम समय में इन सबके पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हुआ, क्योंकि कम समय में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला ना, टाइम कम, फोर्स ज़्यादा लग गया। समझ में आया? सो यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि आवर हैंड हर्ट्स मोर व्हेन यू हिट द बॉल देन व्हेन वी हिट अ स्पॉन्ज ऑफ अ सीट। तो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। अगर बॉल को तुम पंचिंग करोगे तो तुम्हारे हाथ को ज़्यादा लगेगा, है ना? क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जब बॉल को आप पंच करते हो, ठीक है, तो वो जो इम्पैक्ट है यहाँ पर, स्पॉन्ज अगर होता तो स्पॉन्ज इलास्टिक या फिर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब वो दब जाता और आपका हाथ रुकने समय, है ना, आपको टाइम मिल जाता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक हार्ड वॉल है तो ये इलास्टिक नहीं है, स्पॉन्जी नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप मुक्का मारोगे, पंच करोगे, तो क्या हो जाएगा कि ये बेंड नहीं होगी, और ये अगर बेंड नहीं होगी या फिर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी या फिर ये सॉफ्ट नहीं होगी, तो आपको टाइम कम मिलेगा। तो टाइम कम मिलेगा, सडनली जितना आपने फोर्स लगाया है सडनली यहाँ पर जीरो हो गया, क्योंकि फटाक से, मतलब मैं अगर बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ 100 की स्पीड से, और सडनली मैं ब्रेक अप्लाई करूँ, तो क्या हो जाएगा, पूरी गाड़ी पलट जाएगी, है ना? गाड़ी क्या हो जाएगी, शायद ब्रेकिंग सिस्टम टूट जाए उसका, क्योंकि उसका इतना हाई मोमेंटम है और सडनली हमें जर्क इतना जोर से लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर ट्रेन ट्रैक पे है, बहुत हाई स्पीड से जा रही है, कोई भी इंसान अगर बीच में आए तो ट्रेन रुक ही नहीं पाती है, रोक ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने इतना जोर से ब्रेकिंग सिस्टम हो रहा, ट्रेन का मास इतना ज़्यादा है कि जो अंदर पैसेंजर बैठे या अंदर गुड्स बैठे हैं उसके वजह से ट्रेन पलट जाएगी, ट्रेन पलटी हो जाएगी, रोकना इम्पॉसिबल है ट्रेन को, अगर कोई इंसान बीच में भी आ जाता है, कोई जानवर भी बीच में आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फोर्स, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इतना ज़्यादा जर्क लगेगा कि वो ट्रेन पूरी की पूरी पलट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इतने कम समय में अगर ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हो जाता है, आप देखते हो ना, आपने साइकिल अगर चला रहे हो, है ना, आपने देखा होगा कि साइकिल चला रहे हो आप मस्त, ऐसी कौन सी साइकिल होती है, साइकिल चला रहे हो आप, और सडनली अगर कोई बीच में आता है और आप ब्रेक
लगाते हो तो ये क्या हो गया, ये पीछे का चक्का जो है ऊपर उठ जाएगा और आपका मुंह भी इधर आ जाएगा साइकिल पे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सडनली जब आपने यहाँ ब्रेक अप्लाई किया या फॉरवर्ड ब्रेक मार दिया सामने का, तो क्या हो जाएगा, आपके पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि आप 50 की स्पीड से जा रहे थे और सडनली ज़ीरो हो गए एकदम कम समय में। तो कम समय में होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लग गया, समझ में आ गया। और सडनली फोर्स, ये जो वेलोसिटी थी वो भी ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो इस क्रिएट्स, वहाँ पर इम्पल्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कम समय में, मतलब इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है, जर्क ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है कि आपको फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो आप मास निकालो, यू कैन इजीली डू दिस। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक स्कूटर है, स्कूटर है ना, इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी ऑफ स्कूटर का मास दिया हुआ है दैट इज 80 kg। इट इंक्रीजेज वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। तो फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा, मास दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी दी गई है और एक टाइम भी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। एक्सेलरेशन निकाल लिया, v माइनस यू बाई टी, तो आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 800 न्यूटन। समझ में आई चीज, ठीक। तो 2 ब्लॉक्स, तो ये तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो। ये बुक्स नोट्स आपके पास है, प्लीज़ आप इस होमवर्क को करो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे इम्पल्स के बारे में बोला गया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे इधर से बॉलर ने बॉल डाला और अपना विराट कोहली ने जोर से इंपैक्ट किया, तो बॉल की स्पीड तो इधर थी और बैट यहां पर घुमाया हमने, तो बैट के साथ बॉल का जो कनेक्शन था, टाइम था, वो बहुत छोटे समय के लिए था, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर क्या हुआ, इम्पल्स था, इम्पल्सिव फोर्स। मतलब हमने बॉल की डायरेक्शन भी चेंज कर दी और अपने तरफ से फोर्स भी लगाया, ठीक है। सचिन तेंदुलकर साहब के बारे में बोला जाता था, इतने गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उनको हंसी आती है मुझे, लेकिन अच्छी बात है कि वो बहुत हेवी बैट यूज करते थे, बैट बहुत मोटा होता था, ठीक है। और उनका स्विंग जो होता था बैट का, वो बहुत छोटा स्विंग होता था, मतलब ऐसा नहीं कि बल्ला ऐसा जैसे धोनी ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट ऐसा मारता है ना, वैसा कभी नहीं खेलते थे। वो थोड़ा सा क्लास था उनके खेलने में। तो बैट जब भी घुमाते थे तो उनका स्विंग, ऐसा बोला जाता है कि क्रिकेट में प्लेयर का स्विंग डिसाइड करता है कि आप कितने बेटर प्लेयर हो, या आपकी आदत, वो स्विंग, एक बार स्विंग की आदत पड़ गई आपको, बैट घुमाने की आदत पड़ गई। घुमाना मतलब कोई प्लेयर बहुत कम बैट घुमा के भी बाउंड्रीज लगा सकता है, क्योंकि आपको इंपल्स क्रिएट करना है, आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है जो भी बॉल आता है आपके बैट पे, ठीक है। कुछ प्लेयर्स, जब जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, ऐसा कंधे के ऊपर जैसा वो भाला होता है ना, वैसा घुमा के भी मारते हैं, है ना। मतलब प्लेयर यहाँ पे है, प्लेयर अगर यहाँ पे है तो बैट ऐसा सिर के ऊपर लेके मार रहा है ना, बैट ऐसा सिर के ऊपर लेके मार रहा है, तो उनकी स्विंग की आदत वैसी है। तो क्रिकेट में कम से कम स्विंग में आप अगर ज्यादा से ज्यादा बाउंड्रीज पे बॉल को भेज पाओ, तो आपने इम्पैक्ट भी क्रिएट किया और आप अच्छे टाइमर ऑफ द बैट हो गए, आप अच्छे बैटर हो, आप अच्छे बैट्समैन हो, ऐसा बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा पूरा गोल घुमा के बैट मार रहे हो
तो क्या हो जाएगा, बॉलर जब बॉल डालता है तब आपको बैट को स्विंग कराने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप बॉल को शायद टाइम ना कर पाओ ढंग से। तो बहुत ज्यादा डिटेल में क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, चलो मुझे स्पोर्ट्स पसंद है इसलिए मे भी शायद थोड़ा डिटेल में चला गया मैं, लेकिन बैट के स्विंग पे डिपेंड करता है कि कम से कम स्विंग में प्लेयर कितना अच्छा खेले। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में ऐसा बोला था कि उनकी बैट तो बहुत हेवी था और उनका स्विंग भी बहुत कम था, मतलब खटाक से छोटा सा भी स्विंग मारेंगे तो भी बाउंड्री के बाहर जाने का उनका टाइमिंग बहुत परफेक्ट रहता है, इसीलिए वो इतने महान बैट्समैन या महान क्रिकेटर बन पाए, इसलिए लोग उनको शायद गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। और लोगों ने उनको बहुत बार सजेशन भी दिया कि स्विंग आपका इतना छोटा है, स्विंग कम स्विंग करते हो बैट को, तो आप हल्का बैट यूज करो। लेकिन उन्होंने बोला कि अब मुझे आदत पड़ गई है हेवी बैट की, तो अब मैं अपनी बैट को हेवी ही रखूंगा, उस बैट को कभी चेंज नहीं करूंगा, मतलब हेवी बैट ही यूज करूंगा। ठीक है, तो उनको हल्की बैट से स्विंग नहीं जमता था ढंग से। ठीक है, तो ये सारी बातें क्रिकेट की आपको शायद नहीं पता थी, तो आप जान सकते हो। तो ना ड्राइविंग अ नेल इनटू वुडन ब्लॉक बाय हैमर, तो हम क्या करते हैं, जैसे वुडन ब्लॉक में हैमर डाला है, मतलब नेल डालना है, तो हम क्या ठक 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 मारते हैं ऐसा एकदम जोर से हैमर। तो हैमर से जब हम नेल को वुडन ब्लॉक में ये करते हैं, हम ठकाठक एकदम फटाफट ठोक के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, या गन भी फायर होती है, तो गन का जो ऐसा वो जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर या फिर उसको क्या बोलते हैं, जो पिस्टल को पहुंचाता है ना, मतलब जो घोड़ा ऐसा लगता है बुलेट को और फिर आगे चली जाती है बुलेट। ठीक है, आपने वो मैकेनिज्म देखा होगा। तो स्ट्राइक करने के लिए वो भी बहुत ही कम समय के लिए स्ट्राइक होता है उसको, और फटाक से बुलेट आगे निकल जाती है। तो इम्पल्सिव फोर्स का मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट, बट आपको एक मैक्सिमम फोर्स क्रिएट करना है कम से कम समय में। तो आप बोल सकते हो कि इम्पल्स मतलब क्या, फोर्स इनटू टाइम, है ना। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स कहाँ मिल रहा है अपन, इम्पल्स इज मेजर्ड एज टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर अगर मैं अ, ये बोलूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम गिव्स यू इम्पल्स। तो यहाँ पे अगर मैं मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करूँ, तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स। हम बोलते हैं ना किसी को कि अरे बहुत इम्पल्सिव है, इसको रोने के लिए बस टाइम नहीं लगता है, या गुस्सा आ जाता है, बहुत बहुत इम्पल्सिव है इंसान, है ना। तो ये सब क्यों है, क्योंकि टाइम कम लगता है ना उसको। तो जितना, अब लेकिन अब यहाँ पर अब अगर प्रोडक्ट देखें कि टाइम भी ज़्यादा फोर्स भी ज़्यादा, लेकिन अगर फोर्स की मैं बात करूँ तो अगर टाइम ज़्यादा लगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्यों, चेंज इन मोमेंटम क्यों, क्योंकि हमारे पास बचा क्या, अगर हमने इस फॉर्मूला को ऐसे एडिट किया तो ये हो जाएगा मास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये टाइम इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है ना लिखा हुआ। और ये फोर्स इंटू टाइम क्या है, इम्पल्स, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो इम्पल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि, है ना, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इम्पल्स के लिए हमारे पास
क्या यूनिट है? न्यूटन सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट में क्या आएगा? डाइन सेकेंड्स और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज व्हाट योर, है ना। तो अब इम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो ना कि अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर। अगर आपने किसी बिल्डिंग से या फिर छोटी भी हाइट से जंप की और नीचे सीमेंट का फ्लोर है, तो क्या हो जाएगा? जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी जब फ्री फॉल किया आपने, चलो ऐसा बना देता हूँ मैं कि जब आपने फ्री फॉल किया, यहाँ से आपने जंप किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी आपकी? मैक्सिमम वेलोसिटी थी। मतलब यहाँ पर v कितना था? मैक्सिमम था। तो सीमेंट का, कंक्रीट का फ्लोर होने की वजह से अब ये जो फोर्स है आपके बॉडी का, एकदम स्मॉल इंटरवल में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगी अब आपकी वेलोसिटी। सडनली आप रुक जाओगे तो उसके वजह से फोर्स बहुत लगेगा आपके घुटनों पे, आपके पैर पे, और आपको बहुत मेजर इंजरी हो जाएगी। क्योंकि सडनली आपको जीरो हो गया और यहां पर कोई टाइम नहीं मिला आपको जीरो होने का। यही आपके ऊपर कुशन होता, आप कितने भी ऊपर से जंप करते और ये सपोज यहां पर कुशन होता या पानी होता, तो आपकी स्पीड v वेलोसिटी जो मैक्सिमम हो गई है यहाँ पे, उसको जीरो होने में टाइम लगता। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर पहुंचने पर आपको मिली, वो सडनली जीरो हो गई आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, राइट। तो उसी जगह पर अगर आपके पास कुछ कांटेक्ट होता, मतलब टाइम मिलता आपको, तो वहां पर क्या होता? स्मॉल टाइम इंटरवल की वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा फोर्स आपको मिला और उसकी वजह से इंजरी आई। तो ये क्या है? इम्पल्स, कम समय में ज़्यादा फोर्स। दूसरा, अगर वही पर्सन हीप ऑफ सैंड पे गिरता, ठीक है, तो क्या होता? चेंज इन लीनियर मोमेंटम होने के लिए समय ज़्यादा मिलता। मतलब अगर सैंड पे गिरता या कुशन पे गिरता तो क्या होता? ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको धीरे 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 पैर उसके अंदर सैंड में घुस जाते और उसके पैरों को इंजरी नहीं होती। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ऐसी सारी चीज़ें हमको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। फिर चाइना वेयर हम लोग बोलते हैं या ग्लास वेयर, उनको हमें पेपर में या फिर वो बबल रैप होता है ना, ऐसे बबल्स बबल्स बबल बबल होते हैं प्लास्टिक में, बबल रैप होता है। बबल रैप में हमको क्या करना चाहिए? रैप करना चाहिए कोई भी ग्लास वेयर्स को, ताकि जब वो ट्रांसपोर्टेशन में हिले, है ना, मूवमेंट हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाए? जो इम्पैक्ट है टकराने का, जो या फिर बम्पी राइड या फिर कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हीकल्स या फिर रोड के प्रॉपर ना होने की वजह से, तो वहां पे चांसेस कम हो जाएंगे कि वो ब्रेक हो जाए। समझ में आया आपको? ठीक, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। देन जैसे व्हीकल्स होते हैं, जैसे स्कूटर हो गया, है ना, ट्रक हो गया, दे आर प्रोवाइडेड विथ शॉकर्स या शॉकअप बोलते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है, जैसे व्हीकल्स में आपने देखा होगा कि अगर शॉकअप नहीं होंगे तो क्या होगा? झटका पूरी व्हीकल में पहुंचेगा। शॉकअप की वजह से क्या होता है कि जब भी किसी खराब रास्ते से या स्पीड ब्रेकर से गाड़ी जंप करती है या ट्रैवल करती है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करता है, उसमें ऑयल होता है ना। शॉकअप्स नहीं अगर है गाड़ी में प्रॉपरली, तो गाड़ी की राइड बम्पी हो जाती है ना, बहुत हर्ट कर सकता है गाड़ी के पार्ट्स को भी और अंदर बैठे हुए लोगों को भी। ठीक है, तो हम इसीलिए गाड़ी में शॉकअप्स लगाते हैं, है ना, वहां से इंजरी कम हो जाती है हमारी। ठीक है, क्योंकि अगर शॉकअप्स नहीं लगाएंगे हम, तो पूरी की पूरी गाड़ी को जर्क लगेगा, है ना, गाड़ी को जर्क लगेगा। तो शॉकअप की वजह से क्या होता है
कि हमारे शॉक ऑब्जर्वेशन के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाता है। टाइम ज़्यादा मिलेगा तो फोर्स कम लगेगा, है ना, रिड्यूसेस द फोर्स, इट रिड्यूसेस द फोर्स। समझ में आया? बोगीज ऑफ द ट्रेन, फिर बोगीज ऑफ द ट्रेन आपने देखा होगा वैगन्स ट्रेन की। अगर एक ट्रेन है यहाँ पे, तो यहाँ पर और यहाँ पर दूसरी ट्रेन होती है, इनके बीच में ऐसे शॉकअप्स होते हैं, ऑयल टपकता रहता है उसमें से, देखा होगा आपने। तो जब भी ट्रेन चलती है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ताकि अगर कुछ झटका लगे तो वहां पर कुछ टूटे फूटे ना और शॉक एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, सेवरल जर्क्स ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ ट्रेन आपने देखा होगा। तो इसके वजह से हमारे पास टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है, तो फोर्स ड्यूरिंग जर्क्स डिक्रीजेस। तो क्या हो जाता है, जर्क डिक्रीज हो जाता है, झटका कम लगता है ना, और डैमेज के चांसेस कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो भी कुछ लिख रहा हूँ आपको, आपके पास ऑलरेडी है। प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों को पढ़ो, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एंड इन दिस वे वी कैन लर्न न्यूटन सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ चेंज, मतलब मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हम बोलते हैं, दैट इज फोर्स की वैल्यू हमको देता है, और लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसको हम बोलते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको देखो।